बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका आर का एग्ज़ाम करीब है और आर की परीक्षा के लिए ही कुछ महत्वपूर्ण मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज हम लोग समझेंगे कि महाधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कैसे होती है और ऐसी बातें जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है महाधिवक्ता से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाधिवक्ता एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 165 के तहत यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ होता है ऐसी बॉडी जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में देखते हैं। और महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान में किया गया है। यह एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 165 के प्रावधानों के तहत, आर्टिकल 165 के प्रावधानों के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है और इन्हीं प्रावधानों के तहत महाधिवक्ता की योग्यता का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है। एक तरीके से देखें तो राज्य सरकार का वकील होता है, राज्य सरकार का लॉयर है, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार का वकील यानी राज्य सरकार का एडवोकेट है। लॉयर मुंह से निकल गया। लॉयर और एडवोकेट में अंतर ये होता है कि जिसके पास लॉ की डिग्री है और उसने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो लॉयर होता है। और जिसके पास लॉ की डिग्री है और उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो एडवोकेट होता है। ये डिफरेंस होता है लॉयर और एडवोकेट में। खैर, ये राज्य सरकार का क्या है? अधिवक्ता है। राज्य सरकार का अधिवक्ता है, दैट मीन्स कि राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है। राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है यानी राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है। महाधिवक्ता का मुख्य कार्य यही होता है कि विधिक स्वरूप के ऐसे कार्यों को करेगा जो इसे राज्यपाल के द्वारा, कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएं। फिर से सुनिएगा, महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार है। ये राज्य सरकार के अधिवक्ता के तौर पर कार्य करता है। यह लीगल नेचर के, ध्यान रखना, विधिक स्वरूप के, बर्तन धोने का नहीं, ठीक है, हाँ, कि कोई भी कार्य लीगल नेचर का, ये बात मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधिक स्वरूप के ऐसे कार्यों को करेगा, ठीक है, जो इसे राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए जाएं या जो इसे संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएं या जो इसे किसी कानून के द्वारा प्रदान किए जाएं। ये राज्य सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है, यानी राज्य सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है। लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट तक ये राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में रख के राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर सकता है न्यायालय में। ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, यानी इसकी अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा होती है। हालांकि राज्यपाल ये अपने विवेक से नहीं करता है, बल्कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल ये नियुक्ति करता है। ध्यान रखना कि ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य हो, हाईकोर्ट का जज हो नहीं, इसकी योग्यता यही है कि हाईकोर्ट का जज बनने योग्य हो। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने योग्य हो, उसे महाधिवक्ता के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और हाईकोर्ट का जज कौन बन सकता है? हाईकोर्ट का जज वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और उसके पास 10 साल या तो वकालत का अनुभव हो या 10 साल वो किसी न किसी न्यायिक पद पर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है। और जो व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बन सकता है वो महाधिवक्ता बन सकता है। तो अनुच्छेद 165 में यही लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य हो, उसे महाधिवक्ता के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और है कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, दैट मीन्स कि राज्यपाल के प्लेजर पे पोस्ट होल्ड करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। जब चाहेगा राज्यपाल के द्वारा इसे अपॉइंट किया जा सकेगा और जब चाहेंगे राज्यपाल इसे हटा देंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो प्लेजर की पोस्ट होती है, यानी जो प्रसाद पर्यंत का पद होता है, उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई कार्यकाल, फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। जितने भी पद आप संविधान में देखेंगे, जैसे महान्यायवादी का भी कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, महाधिवक्ता का भी कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है कि राज्यपाल इस मामले में अपवाद है। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 साल होता है और 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी उसे कभी भी हटाया जा सकता है, यानी कार्यकाल और प्रसाद पर्यंत दोनों चीज़ें आप राज्यपाल में देखेंगे। लेकिन महाधिवक्ता के केस में महाधिवक्ता का कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं है, कोई भी फिक्स टेन्योर महाधिवक्ता का नहीं होता है, बल्कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कभी भी राज्यपाल के द्वारा इसे नियुक्त किया जा सकता है, कभी भी राज्यपाल के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। दूसरी बात आप समझिएगा कि महाधिवक्ता के बारे में एक रोचक बात है कि महाधिवक्ता सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। महाधिवक्ता सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है।
तो इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि वो प्राइवेट काम भी कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि महाधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, यानी एडवोकेट जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं दे सकता, सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता, ऐसे मामले जिसमें सरकार इन्वॉल्व है उन मामलों में खिलाफ में सलाह नहीं दे सकता। आपराधिक मामलों में जब तक सरकार की सहमति नहीं मिल जाती तब तक किसी और व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकता है। कहने का अर्थ एक लाइन में समझिए कि कुछ सीमाओं के साथ इसे निजी वकालत करने का अधिकार है। कुछ अन्य फैक्ट महाधिवक्ता के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महाधिवक्ता क्या विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जी हाँ मेरे भाइयों, महाधिवक्ता को विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, किसी समिति में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि महाधिवक्ता किसी सदन का सदस्य नहीं है। वोट देने का अधिकार उसी को होता है जो सदन का सदस्य होता है। जो सदन का सदस्य नहीं होता है उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगली बात, महाधिवक्ता की कोई फिक्स सैलरी नहीं है क्योंकि वो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है। जब सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, तो फिक्स सैलरी कैसे हो सकती है? तो कोई भी निश्चित वेतन नहीं है, बल्कि इसको रिनमरेशन मिलता है, यानी पारिश्रमिक मिलता है। और महाधिवक्ता को जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी गवर्नर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सारी बातें एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता एक संवैधानिक निकाय है। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य हो उसे महाधिवक्ता के तौर पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति राज्यपाल अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। सरकार जिसे चाहती है वही महाधिवक्ता बनता है। महाधिवक्ता का मुख्य कार्य यह है कि वह सरकार का विधिक सलाहकार है, सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखता है, ऐसे लीगल नेचर के कार्यों को करता है जो उसे राज्यपाल के द्वारा, कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा सौंपे जाएं। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं वो महाधिवक्ता को भी मिलते हैं। जैसे आपने महान्यायवादी में पढ़ा होगा कि संसदीय विशेषाधिकार महान्यायवादी को मिलते हैं, वैसे राज्य में राज्य विधानमंडल यानी विधायकों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है, वो निजी वकालत कर सकता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। महाधिवक्ता का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कभी भी किसी भी समय हटाया जा सकता है। कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है, उसे पारिश्रमिक मिलता है और जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक अंतिम बात कि महाधिवक्ता क्या सरकार जाने के साथ साथ इस्तीफा दे देता है? तो देखिए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ना कानून में लिखा है कि महाधिवक्ता इस्तीफा दे देगा, बल्कि ये एक सामान्य परंपरा सी बन गई है कि सरकार जाने के साथ साथ जनरली महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देता है। ऐसा इसलिए है कि भाई जो नई वाली सरकार आए, पता नहीं उसको कंटिन्यू करे या ना करे, नहीं करे मान लो बर्खास्त कर दे तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे में महाधिवक्ता क्या करता है कि सरकार जाने के साथ साथ वह भी सामान्यतः इस्तीफा दे देता है। लेकिन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि सरकार गिरने के साथ या सरकार जाने के साथ सामान्यतः महाधिवक्ता भी इस्तीफा देता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन संविधान के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार का महाधिवक्ता इस्तीफा देता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा किसी कानून में या संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट थे महाधिवक्ता से संबंधित जो आपके यहाँ आरओ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे ही कुछ सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। आप लोग शेयर करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना प्यार देते हैं, हमारे उत्कर्ष परिवार को प्यार देते हैं, हम जैसे सभी एक्सपर्ट को प्यार देते हैं। ठीक है, आपके प्यार की वजह से एक ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह आता है और आपके लिए कुछ बेहतर करने का मन करता है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब जरूर आरओ की परीक्षा में चयनित हों और समाज के विकास का माध्यम बने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।